हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का क्वांट 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड कॉन्सेप्ट की क्लास नंबर 27 में। मैंने इससे पहले 26 सेशन ले लिए हैं और जो उसमें क्वेश्चंस डिस्कस किए, दिस विल बी हेल्पफुल फॉर योर अपकमिंग कैट एग्जाम। तो आज स्टार्ट करते हैं आज के सेशंस को। कुछ बहुत बढ़िया क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। आपके सामने क्वेश्चन आएगा, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए एंड देन ट्राई टू सी कि आप उसको खुद से कर पा रहे हो और उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। इस क्लास की पीडीएफ में अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देता हूँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे सेशन। इसको आप ट्राई कीजिए। सॉल्व दिस क्वेश्चन। मनीष कवर्ड द डिस्टेंस फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर. He covered the first 3/5 of the distance in 2/3 of the total travel time. His average speed for the remaining journey. अब हाउ टू अटेम्प्ट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। देखो यहां पर एक बात ये समझिए कि हमारे पास एक तो टर्म है 3/5, है ना, और एक टाइम का 2/3 बोल रहा है। तो हम एक काम ऐसा करते हैं कि हम कुछ ऐसा इसमें एज्यूमशन करें कि हमारे पास वैल्यू इजी फॉर्म में आ जाए। देखो 60 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है फॉर इंटायर जर्नी। दिस स्पीड इज फॉर इंटायर जर्नी और वो 2/3 टाइम में कुछ डिस्टेंस कवर करता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम जो नीचे 2/3 ये वाला जो पोर्शन है दिस इज 2/3 और ये पोर्शन है 3/5 ऑफ द डिस्टेंस। तो हमें समझना है कि हमारी डिस्टेंस 5 का मल्टीपल हो, टाइम 3 का मल्टीपल हो। तो सबसे आसान तरीका ये होगा कि ये जो 3 है नीचे वाला और ये 60, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। इससे देखो क्या होगा, हमारी टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। टोटल डिस्टेंस विल बी 60 इंटू 3। अच्छा, इससे फायदा क्या होगा, अब यहां पर बोल रहा है कि ही कवर 3/5। इसका 3/5 कितना होगा, अगर मैं इसका 3/5 निकालता हूं, इट विल बी 3/5 ऑफ 180। ये हो गया 108। तो 108 ये हो गया, 72 ये हो गया। आप कुछ ऐसा एज्यूम करो जो 5 से डिवाइड हो, डिस्टेंस को कुछ ऐसा एज्यूम करो जो 5 से डिवाइड हो। अच्छा, 180 जब मैंने लिया, यहां पर 60 में 5 ऑलरेडी था तो मैंने यहां पर इस 5 को यूज नहीं किया। हमने क्या किया, 2/3 के हिसाब से 60 इंटू 3 कर हमने क्या किया, टोटल डिस्टेंस को 180 मान लिया। यू कैन एज्यूम एनी वैल्यू जो 5, 3 और 60 तीनों का मल्टीपल हो। हमें आसान लगा, हमने 180 मान लिया। अब ये तो हो गया 108 डिस्टेंस। नाउ इट सेज दैट दिस 108 डिस्टेंस विच इज 3/5 ऑफ द टोटल डिस्टेंस ही कवर इन 2/3 ऑफ द टाइम। तो टाइम कितना लगेगा, 180 कवर करने में टोटल टाइम विद द स्पीड 60, इट विल टेक 3 आवर्स। तो 2/3 ऑफ टोटल टाइम विच इज 3, इट मीन्स इट विल टेक 2 आवर्स। तो हमारे पास क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट लेट्स से इट इज ए बी पार्ट एंड दिस इज सी पार्ट। तो ये फर्स्ट पार्ट विच वी एज्यूम एज 108 किलोमीटर ही कवर इन 2 आवर्स। अब रिमेनिंग डिस्टेंस बची 72, रिमेनिंग टाइम बचा 1 आवर। तो अब आप मुझे बता दो कि यहां पर इसकी स्पीड क्या होनी चाहिए। स्पीड विल बी 72/1 और 72 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, आप एक काम करिए, इस क्वेश्चन में यू कैन एज्यूम डिफरेंट वैल्यूज और आप देखिएगा कि हर वैल्यू के बाद आप कुछ भी वैल्यू एज्यूम करो विच इज मल्टीपल ऑफ 5, 3 एंड 60, 3 एंड 5। यू कैन एज्यूम एनी डिस्टेंस बट every time you will get your relative speed for the remaining journey as 72 किलोमीटर पर आवर। बहुत आसान क्वेश्चन था। इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एज्यूम सम इंपॉर्टेंट सम फीजिबल वैल्यूज। आपको एक ऐसी वैल्यू एज्यूम करनी जिससे कि सारी वैल्यू कट जाए। 2/3 है, 3/5 है, सब कटना चाहिए, हमें ऐसा वैल्यू एज्यूम करनी है। राइट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, Ram, Lakshman, and Bharat has to prepare their respective field for cultivation. The ratio of areas of their field is 4:7:3, respectively. Lakshman is half as efficient as Bharat and twice as efficient as Ram. Each person begins the work on his field at the same time. Person who completes the work on his field moves to the person field on which least amount of work has been completed. Both of them together then complete the work on that field and then move on the third person's field. अच्छा, अब जो ये लाइन दी है ना, यहां से देखो, यहां से यहां तक ये जो लाइन है ना,
इस लाइन से आप कंफ्यूज हुए होगे और क्वेश्चन की लैंग्वेज इससे बहुत ज्यादा लेंदी हो गई और डिफिकल्ट हो गई। ये जो जितना मैंने येलो लाइन से, येलो कलर से अंडरलाइन किया है यहां तक की लाइन, ये लाइन ये कहना चाहती है, इसका एक मतलब ये है कि ऑल थ्री वर्क्स टुगेदर। जब जब हम कोई भी क्वेश्चन इस तरह करते हैं ना कि ए कैन डू अ वर्क इन 10 डेज, बी इन 12 डेज, सी इन 15 डेज, टुगेदर दे कैन कंप्लीट द वर्क, इसका मतलब यही होता है कि हर व्यक्ति अपना अपना काम कर रहा है, जब उसका काम खत्म हो गया तो अगले वर्क में चला गया, जहां पर सबसे कम काम हुआ फिर दोनों मिलकर उस काम को कंप्लीट करते हैं, देन दे गो टू द थर्ड पर्सन। ये प्रोसेस नॉर्मली होता ही है। टाइम एंड वर्क का यही प्रोसेस है। जब 3 लोग या 4 लोग साथ काम करते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता कि जिसका पहले काम खत्म हुआ है दूसरे काम में हेल्प कर देगा, दूसरे के काम में हेल्प कर देगा। तो ये वही बात कह रहा है कि दे कंप्लीट इंटायर वर्क टुगेदर। पहले अपना काम खत्म करेंगे फिर दूसरे काम पर जाएंगे। अब यहां पर इतनी लाइन तो आपको समझ में आ गई। अब ये जो दे रखा है ना, उनके फील्ड का एरिया दे रखा है एंड एक एफिशिएंसी के बारे में बोला हुआ है, लक्ष्मण, भरत एंड राम। 3 लोगों की एफिशिएंसी के बारे में कुछ बोल रहा है हमको, राम, लक्ष्मण एंड भरत। इट सेज दैट लक्ष्मण इज हाफ एफिशिएंट एज भारत। लक्ष्मण भारत से हाफ है, मतलब अगर भारत की एफिशिएंसी 2 है तो लक्ष्मण की 1 है, एंड ट्वाइस एज एफिशिएंट एज राम। तो इसका मतलब जो लक्ष्मण है वो राम से ट्वाइस है, मतलब अगर ये 1 है, राम की एफिशिएंसी 1 है तो लक्ष्मण की 2 है, एंड लक्ष्मण इज हाफ एज एफिशिएंट एज भारत। तो लक्ष्मण भारत से हाफ है तो मतलब ये 4 हो गई। तो दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ दीज 3 पर्सन। 1 to 4 इज द एफिशिएंसी ऑफ दीज 3 पर्सन। मेरे पास इनकी एफिशिएंसी आ गई। ये एजम्पशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कितना जल्दी इसको एज्यूम करते हो। नाउ आफ्टर दिस देयर फील्ड, अब हम इनके फील्ड का एरिया के बारे में लिख लेते हैं। दिस इज एफिशिएंसी। नाउ एरिया ऑफ फील्ड इन विच दे आर वर्किंग, एरिया ऑफ फील्ड। तो एरिया ऑफ फील्ड इज गिवन इन द रेशियो, राम का एरिया है 4, लक्ष्मण का 7 एंड भरत का 3। ये भी आगे हम चेक करेंगे। अच्छा, आगे बोल रहा है इफ वर्किंग अलोन भरत कैन कंप्लीट द वर्क ऑन हिज फील्ड इन 12 आवर्स। तो इट इज गिवन दैट भरत कैन कंप्लीट द वर्क इन 12 आवर्स। अब यहां पर हम एलसीएम क्या लेंगे? तो नॉर्मली आप सभी लोग एलसीएम लेते हो 12, बट आपको एक चीज ध्यान रखनी है, बिकॉज एफिशिएंसी ऑफ भरत इज 4, तो हम कुछ ऐसा एलसीएम लेंगे, ऐसा वर्क लेंगे जिससे कि एफिशिएंसी 4 आ जाए। तो 12 इंटू 4, 48 यूनिट वर्क हम मान लेते हैं भरत का है, एंड इट कैन कंप्लीट द वर्क इन 12 आवर्स। तो इसकी एफिशिएंसी होगी 4। तो यहां से मुझे 4 मैच कर गया। अब अगर भरत की एफिशिएंसी मैच कर गई तो इस लॉजिक के हिसाब से भरत की एफिशिएंसी 4, तो लक्ष्मण की 2, राम की 1। अच्छा, नाउ मेरे पास इस केस में भरत का काम हो गया, टोटल वर्क भरत का हो गया 48, और यहां पर आपको दिख रहा होगा टोटल वर्क ऑफ भरत कितना है 3, तो 3 यूनिट का मान 48, तो 3 16 जा 7 इंटू 16, दिस इज 112, एंड 4 इंटू 16 64। तो 64 काम हो गया राम का टोटल, 112 काम हो गया किसका? लक्ष्मण का, और भरत का काम हो गया 48। तो अगर मैं यहां पर टोटल कंबाइंड वर्क देखना चाहूं, टोटल कंबाइंड वर्क, बिकॉज दे आर वर्किंग टुगेदर, जिसका काम पहले खत्म हो गया वो दूसरा चला जाएगा। इसको आप सेपरेट करके नहीं करोगे, नहीं तो फंस जाओगे, बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। तो वी विल ऐड ऑल दीज वैल्यू, 8 to 10 4 14, 1 5 6 6 12 224, टोटल वर्क इज 224। अब हम ये कह सकते हैं कि अवर टोटल वर्क इज 224, ऑल 3 आर वर्किंग विद एफिशिएंसी 4 to 1। तो टोटल एफिशिएंसी होगी 7, तो हम लिखेंगे टाइम टुगेदर, टाइम टुगेदर इट विल बी 224 by 7, 7 3 जा 7 2 जा 14, 32 आवर्स। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी ऑप्शन। मुझे बताइए कमेंट में लिखकर, क्योंकि ये शीट ना मैंने एक दिन पहले अपलोड कर दी थी अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो मुझे बताइएगा कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर 32 आवर्स ही मार्क कर पाए थे, एंड विद इन टाइम 2-3 मिनट के अंदर आप इस क्वेश्चन को कर पाए थे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कैट के पर्पस से दिस इज वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हम एक बड़ा मजेदार सा रूल अप्लाई करेंगे, एक बड़ा मजेदार सा शॉर्टकट अप्लाई करेंगे। तो इट सेज दैट
two different principal amount are invested at 9% per annum simple interest and 11% per annum compound interest for 3 years and 2 years respectively, and the interest obtained on the second principal during the second year is kept aside and the principal is invested at 12% per annum simple interest for one more year. If the sum of the two principal is 54,000 and the total interest obtained by the two principal is 17,043, find the difference between the two principal. Now, अब ये क्वेश्चन नॉर्मली करोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, नॉर्मली करोगे तो दिस इज वेरी लेंदी क्वेश्चन. आप इसको नॉर्मली सॉल्व करो, बहुत लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा. हम इसमें एक बड़ा मजेदार से अप्रोच लेते हैं. लेट से फर्स्ट प्रिंसिपल बी एक्स, सेकेंड प्रिंसिपल बी वाई, their sum is 54,000, right? Now the first principal is invested at 9% SI for 3 years and second principal invested at 12%, 11% per annum CI for 2 years. ठीक है. After that it is invested again that same principal, हमने इंटरेस्ट अलग कर दिया, again the principal invested for 12% per annum SI for 1 year. This is the condition. and इस तरह से हमको टोटल इंटरेस्ट जो मिल रहा है, टोटल इंटरेस्ट जो हमको मिल रहा है that is 17,043. This is the question. Now यहां पर it is very important to use concept of effective rate. It is important to use concept of effective rate. अब effective rate इसमें क्या होगा, देखो 9% SI for 3 years it will be 27%. इस अमाउंट को जो हमने 9% 3 साल के लिए दिया, इसका इफेक्टिव रेट हो जाएगा 27%. इट्स इफेक्टिव रेट विल बी 27%. अब यहां पर आओ, देखो 11% पर एनम CI 2 years, तो देखो इसका इफेक्टिव रेट होता है CI का 2R प्लस R स्क्वायर बाई 100, तो 2R 22 प्लस 11 का स्क्वायर 121 बाई 100, इट विल बी 22 प्लस 1.21, ये हो गया 23.21. तो ये जो हमारे पास CI था इट विल बी 23.21 और ये तो 12%, SI तो एज इट इज रहेगा. इन दोनों को जोड़ लो तो पूरे 3 साल का यहां पर इफेक्टिव रेट हो गया 35.21, सॉरी ये दिस इज 21. अब मेरे पास क्या हो गया, एक प्रिंसिपल X रुपीज जिसको मैंने ओवरऑल इफेक्टिवली 27% से इन्वेस्ट किया, दिस इज कंबाइंड फॉर 3 years, एंड अनदर अमाउंट Y which we invested at the rate of 35.21% combined for 3 years. These two interest gives us 17,043. अब यहां पर मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया है दैट इज इफेक्टिव रेट. अब इस क्वेश्चन को आप इफेक्टिव रेट से इजीली कर सकते हो. नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव रेट से, अब मैं देखो इसको यहां पे कर रहा हूं, ये स्टेप हम लोग कर सकते थे. नॉर्मली एक काम करते हैं, इस जगह को थोड़ा सा अब शॉर्ट करते हैं. आप लोग बात समझ गए ना, इस जगह को थोड़ा सा हटा देते हैं यहां से. तो मैं ये कह सकता हूं कि फर्स्ट अमाउंट X इज इन्वेस्टेड एट 27%, सेकेंड अमाउंट इन्वेस्टेड एट 35.21%, एंड इस हिसाब से मुझको जो इंटरेस्ट मिल रहा है, इन दोनों से मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है दैट इज 17,043. राइट, ये हमारा कहानी यहां तक की हो गई. मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए था इसलिए मैंने आपके लिए वो सारी चीजें हटा दी. नाउ इफेक्टिव रेट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर एक इंटरेस्ट रेट छोटा है दूसरा बड़ा है तो छोटे वाले के हिसाब से बड़े वाले को ब्रेक कर लो. मतलब मैं इसको भी 27 में ब्रेक कर लूं 8.21. तो अब हमारा क्वेश्चन ये बन गया कि इफ वी इन्वेस्ट इंटायर अमाउंट एट 27%, अगर मैं सारा का सारा अमाउंट दिस 54,000 27% से इंटरेस्ट से इन्वेस्ट करता तो इसका इंटरेस्ट क्या आता, इंटरेस्ट विल बी 54,000 इंटू 27 बाई 100, ये इंटरेस्ट आता. दिस इज 729 और उसका डबल कर लो 14,580. दिस इज द इंटरेस्ट अगर मैं सारे के सारे अमाउंट को इफ वी इन्वेस्ट एट 27%. तो देखो अगर मैंने सारा अमाउंट 27% से इन्वेस्ट किया होता आई विल गेट 14,580, लेकिन मुझे मिला इतना है. इनका डिफरेंस तो एक्स्ट्रा लिख देते हैं.
एक्स्ट्रा विल बी 3, 6, 4, 2, 4, 6, 3. ठीक है, दिस इज एक्स्ट्रा अमाउंट. वाई दिस इज एक्स्ट्रा? बिकॉज ऑन वाई अमाउंट वी हैव 8.21% एक्स्ट्रा. तो व्हाट वी कैन से 8.21% ऑफ वाई एक्स्ट्रा 2463. तो y will be 2463 डिवाइडेड बाई 8.21 इंटू 100. अच्छा, डेसिमल हटाओ, ये भी 100 हो गया. अब देखो ये क्लियर दिख रहा है कि ये यहां से 3 बार कट रहा है, तो 30,000. इट मींस आवर y अमाउंट इज 30,000, टोटल इज 54,000. x विल बी 24,000 एंड देयर डिफरेंस विल बी, वी हैव टू कैलकुलेट देयर डिफरेंस, इट विल बी 6,000. तो हमारा डिफरेंस इज 6,000. आंसर विल बी सी ऑप्शन. अब आप यहां पर एक बात ढंग से समझ लीजिए, मैंने इफेक्टिव रेट निकालने में आपको थोड़ा टाइम लिया, बट वंस यू कमांड, वंस यू प्रैक्टिस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, इफेक्टिव रेट, तो आप कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट के कितना भी बड़ा से बड़ा क्वेश्चन आ जाए, इफ यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव रेट, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी वेरी इजिली. मैंने इसी चैनल पर इफेक्टिव रेट पर कुछ क्लासेस ली है, जरा आप जाके देख लीजिए. राइट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. बट उससे पहले आपको मैं बता देता हूं कि आप अगर कैट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मेरा कुछ बहुत अच्छी बुक्स आपको अमेजन पर मिल जाएंगी. दीज बुक्स आर अवेलेबल ओनली ऑन अमेजन. एंड रिमेंबर, अमेजन पर ये बुक का आप किंडल एडिशन भी पढ़ सकते हो. वंस यू सेटिस्फाई यू कैन परचेज दिस बुक. बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बच्चों को बहुत पसंद आ रही है जो बच्चे इस बुक से प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि मैंने सारे कॉन्सेप्ट को ब्रेक कर दिया है पार्ट्स में, और उन पर जो एक्सरसाइज है वो भी कॉन्सेप्ट वाइज हैं, टाइप वाइज क्वेश्चंस मैंने कर दिए हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो है ही. तो मेरे 3 वॉल्यूम अभी आपको अमेजन पे मिल जाएंगे. याद रखना, दीज बुक्स आर अवेलेबल ओनली ऑन अमेजन. मेरी एक आपको बुक मिल जाएगी अर्थमेटिक की, वॉल्यूम 1, फिर वॉल्यूम 2 एल्जेब्रा है, वॉल्यूम 3 मेंसुरेशन ज्योमेट्री एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. तो डू चेक आउट दीज बुक्स ऑन अमेजन. अच्छा भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं. हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स विद डिस्टिंक्ट डिजिट आर देयर सच दैट द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ईच दीज नंबर इज एन ऑड नंबर. अब हमारा क्वेश्चन आपसे ये है कि हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स विद डिस्टिंक्ट डिजिट आर देयर सच दैट द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ईच डिजिट नंबर इज एन ऑड नंबर. अब ये प्रॉब्लम है क्या? देखो भाई, मान लो मेरा नंबर है ABCD. दिस इज माई नंबर. इट इज ए 4 डिजिट नंबर, बट दिस क्वेश्चन इज आस्किंग कि यार इनका जो सम हो ABC प्लस D, दिस मस्ट बी ऑड नंबर. दिस मस्ट बी ऑड नंबर. अब अगर 4 नंबर्स का सम ऑड नंबर है, अगर 4 नंबर का सम ऑड नंबर है, तो दिस इज ओनली पॉसिबल, 4 नंबर का सम ऑड तभी पॉसिबल है व्हेन आइदर 1 ऑड हो प्लस 3 इवन हो, या 3 इवन हो, या 3 ऑड हो प्लस 1 इवन. तो जब भी किन्हीं 4 नंबर्स का, अच्छा याद रखना, ये जो 4 नंबर हैं हमारे, ये ABCD है जो कि सिंगल डिजिट है 0 से लेकर 9 तक. तो या तो हमारे पास एक ऑड नंबर हो, 3 इवन हो. आप जोड़ के देखो, 1 ऑड प्लस 3 इवन विल गिव अस ऑड नंबर, या 3 ऑड हो 1 इवन हो. अगर 2 ऑड 2 इवन तो वो इवन बन जाएगा. चारों ऑड अगेन इवन होगा, चारों इवन अगेन इवन होगा. तो ऑड नंबर सम आने के लिए मेरे पास यही 2 केस पॉसिबल है. If we want to get sum as odd number, तो we have just this possibility कि या तो एक नंबर ऑड हो, या तीनों ऑड हो. राइट, अब यहां पर हमें एक बात और समझनी है. जो इवन वैल्यूज होती हैं या ऑड वैल्यूज जो होती है, ऑड नंबर होते हैं सिंगल डिजिट के 1, 3, 5, 7 और 9, और इवन नंबर 0, 2, 4, 6, 8. ये 5 इवन होते हैं और 5 ऑड होते हैं, जो डिजिट मुझे यूज करके ABCD का वैल्यू बनाना है. नाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट, हम यहां पर 0 के होने ना होने से हमारे पास क्वेश्चन में चेंजेस आएंगे. तो मैं क्या करता हूं, मैं मान लेता हूं दिस इज केस 1, दिस इज केस 2. अब हम यहां पर इन केसेस को सॉल्व करेंगे. हम लिखेंगे ए कंडीशन 0 नॉट यूज्ड. अब आप देखना, 0 के होने ना होने से बहुत फर्क पड़ता है.
जीरो के होने ना होने से बहुत फर्क पड़ता है, राइट। जीरो यूज हुआ या नहीं हुआ इससे बहुत फर्क पड़ेगा। आप इस क्वेश्चन को विदाउट जीरो को कंसीडर करके भी कर सकते हो, बट मुझे लगता है जीरो यूज करने से ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। जीरो को यूज नहीं करें तो हमारे पास 1 2 3 4 4 ऑड इवन बचेंगे और 5 ऑड बचेंगे। तो हम ले रहे हैं केस 1, दिस केस 1, जब एक ऑड हो और 3 इवन हो, ठीक है, जब एक ऑड हो 3 इवन हो, तो एक ऑड आउट ऑफ 5 ऑड, तो दिस कैन बी, पहले तो हम ऑड सेलेक्ट करेंगे 5C1 इंटू 3 इवन आउट ऑफ 4 इवन 2 4 6 8, हम जीरो को भी कंसीडर नहीं कर रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा 4C3। और उसके बाद मेरे पास 4 लेटर्स 4 नंबर्स आ गए, दिस वी कैन अरेंज इन फैक्टोरियल 4 वेज। तो पहला काम हमने किया कि हमने पहले 5 में से एक ऑड नंबर सेलेक्ट किया, फिर 4 में से 4 इवन में से 3 इवन सेलेक्ट किया, और देन वो जो सेलेक्टेड हो गए 4 डिजिट उनको हमने फैक्टोरियल 4 की वे में अरेंज कर लिया। नाउ दिस वैल्यू विल बी, दिस इज 5, दिस इज 4 इंटू 24, तो दिस वैल्यू विल बी 480। तो मेरे पास एक केस का वैल्यू आ गया 480, दिस वी विल एड लेटर, ऑल दीज वैल्यू वी विल एड लेटर। केस 2, 3 ऑड 1 इवन, 3 ऑड 1 इवन, ये वाला केस 2 वाला। तो यहां पर क्या होगा बच्चा, 3 ऑड आउट ऑफ 5 ऑड वी कैन सेलेक्ट 3 ऑड एज 5C3, 1 even 4C1 into factorial 4. This will be 5C3, 5 4 by 2 मतलब 10, 4C1 4 and 24, 960. So this is our second value when we consider the second case when 0 is not included. So 960 and 480 will be the case जब हम 0 को यूज नहीं कर रहे हैं। ओके भाई, अब हम 0 को यूज करके देख लेते हैं। नाउ बी केस, 0 always used। अब ये केस जरा ध्यान समझना, तो इसमें भी केस 1, 1 ऑड 3 इवन। अब यहां पे आपको समझना क्या होगा, अगर मैं एक ऑड और 3 इवन वाला केस लेता हूं तो यहां पर मुझे एक ऑड आउट ऑफ 5 ऑड, दिस कैन बी डन 5C1। अच्छा, अब मुझे 3 इवन चाहिए, 0 मैं ऑलरेडी ले चुका हूं, तो 0 के बाद मेरे पास बचते 2 इवन, तो 4C2। मुझे 0 सेलेक्ट हो चुका है, 0 इस बार यूज होगा, 0 इस बार यूज होगा। नाउ हमको 4 इवन में से 2 वैल्यू सेलेक्ट करनी है। नाउ द केस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। देखो अभी मेरे पास 0 है, तो वी कांट यूज 0 एट दिस प्लेस, तो 3 वैल्यू कैन कम एट दिस प्लेस, then 3, then 2, then 1, right? तो ये हो जाएगा 5, 4C2, 6, 18, 540, 540, this case will be 540। अच्छा, सेकेंड केस, केस 2, 3 ऑड 1 इवन, तो 1 इवन तो वो 0 ही होगा, 1 इवन तो वो 0 वाले होगा, 3 ऑड ले लेते हैं हम लोग, 5C3, 1 और इवन मतलब 0 तो 1 वे, और फिर ये 3 3 2 1, 3 3 2 1, तो हो जाएगा 5C3 10 इंटू 18 180। तो मेरे पास कितने केस बन गए, दीज आर माई थर्ड कंडीशन, दिस इज माई फोर्थ कंडीशन। तो टोटल वेज इन सबको जोड़ना पड़ेगा। तो देखो 960 और 540, दिस विल बी 1500, 540 और 960 1500, 480 एंड 180, तो 0 8 8 16 1 4 5 6 660, तो 61 2160 विल बी द टोटल वेज फॉर दिस क्वेश्चन। ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन था, दिस इज वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। आपको हो सकता है कुछ चीजें इसमें थोड़ा सा समझ ना आ रही हो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। कितनी वैल्यू सेलेक्ट करनी है, कितनी वैल्यू मेरे पास आ गई, जब हमने नंबर्स लेटर सेलेक्ट कर लिए उनको अरेंज करना, दिस इज ऑल अबाउट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ बहुत प्यारा क्वेश्चन है, दिस इज वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। कैसे करना है पहले समझो इस क्वेश्चन को।
An ice cream brick of size 5 by 5 by 20 is divided between 3% equally by cutting through its longest side. Find percentage increase in area by cutting. Now, आप लोगों ने आइसक्रीम खाई होगी. आइसक्रीम का जो शेप होती है कुछ इस तरह की शेप होगी. दिस इज द शेप ऑफ द आइसक्रीम. ठीक है, आप लोग आइसक्रीम ब्रिक खाते होगे तो कुछ इस तरह की शेप होती है, राइट. इट इज गिवन दैट its length, its high longest side is 20 and this is 5, this is 5. यही तो हो गया. एक्चुअली जो आइसक्रीम ब्रिक होती है ना वो क्यूबॉइड की तरह होती है. अब यहां पर एक चीज और कर लेते हैं हम लोग. इसका जो बैक वाला पोर्शन है कुछ ऐसा होगा. ठीक है, यही तो होगा कुछ बैक वाला पोर्शन. तो अब आपको ये आइसक्रीम का डायग्राम कुछ क्लियर समझ में आ रहा होगा. दिस इज द डायग्राम ऑफ आइसक्रीम ब्रिक. अच्छा, अब आपको इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है. Now, ये जो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने का लॉजिक है जरा ध्यान से समझना. अब इफ वी वांट टू डिस्ट्रीब्यूट इनटू 3 इक्वल पार्ट तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लॉन्गेस्ट साइड पे कट करना है. तो हाउ कैन आई कट. अच्छा, अगर मुझे 3 हिस्से करना है तो आई नीड फॉर 3 पार्ट मैं कट करूंगा 2 कट. कैसे, देखो मैंने एक कट तो ये कर दिया, ऐसा कट. ठीक है, दिस इज माई 1 कट. और एक कट मैंने ऐसा कर दिया ये. अब हमारे पास 3 टुकड़े हो गए. एक टुकड़ा ये हो गया, एक टुकड़ा ये हो गया, एक टुकड़ा ये हो गया, है ना. यही तो हुआ होगा, 3 इक्वल टुकड़े हो गए. अच्छा, अब जब मैंने इसके 3 हिस्से करने तो मैंने इसको 2 कट किए होंगे. अब ये जो मेरे पास टुकड़े बने ना, इनके ये तीनों की लेंथ बराबर होगी, ये पार्ट बराबर होगा तभी तो इक्वल टुकड़े होंगे. Now, what we have to calculate? We have to calculate find percentage increase in area by cutting. Now, अगर मैं इसको नॉर्मली करूंगा, अगर मैं हर एक टुकड़े का एरिया अलग निकालूंगा तो दिस क्वेश्चन विल बी वेरी लेंथी. अब इसमें एक स्मार्ट तरीका ये होगा, अगर मैं इस कट को देखता हूं, इफ वी ड्रॉ दिस फिगर अगेन, अगर मैं इस टुकड़े की फिगर को अलग से बना देता हूं तो क्या होगा, जरा इसको समझिए. एंड दिस विल गिव यू कंप्लीट आइडिया कि यार इस क्वेश्चन में हो क्या रहा होगा. तो ये हमारा पीछे का हिस्सा दिख रहा होगा. ठीक है, एक तो ये टुकड़ा हो गया. अच्छा, दूसरा टुकड़ा जो मैंने अलग किया वो कुछ ऐसा दिखेगा मुझे. ठीक है, दिस इज द सेकेंड पार्ट, राइट. अब नाउ बिफोर कटिंग ये वाला हिस्सा, जो ये वाला पार्ट था, ये तो ऑलरेडी पहले भी प्रेजेंट था. ये हिस्सा तो पहले भी प्रेजेंट था. नाउ बाय कटिंग दिस पार्ट विल बी इंक्रीज्ड, दिस पार्ट विल बी इंक्रीज. यहां पर ये वाला पार्ट. तो आपको इस तरह समझ में आएगा कि जब आप एक कट करोगे तो 2 पार्ट इंक्रीज हो जाएंगे. सेम वे यहां पर भी व्हेन यू कट देयर विल बी इंक्रीज ऑफ 2 पार्ट्स. और ये जो 2 पार्ट्स होंगे इनकी लेंथ ब्रेथ 5 होगी. तो अब हमें समझ में आ गया कि यार फॉर 2 कट 4 पार्ट विल बी इंक्रीज और एक्सपोज्ड. हम इंक्रीज वर्ड लिख देते हैं. और हर पार्ट का एरिया कितना है, हर पार्ट का एरिया 5 by 5 25. तो एरिया इंक्रीज इट विल बी 4 into 5 into 5. देखो 4 पार्ट, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, तो एक कट में, दूसरे कट में भी 2 पार्ट और बढ़ जाएंगे. तो 4 पार्ट, हर पार्ट की लेंथ ब्रेथ 5 तो ये हो जाएगा 100 यूनिट स्क्वायर. अगर सेंटीमीटर मान ले तो सेंटीमीटर स्क्वायर. तो मेरे पास क्या हो गया, बाई कटिंग इन 3 इक्वल पार्ट वी नीड टू कट एट 2 पॉइंट्स, 2 प्लेसेस. और उन 2 प्लेसेस में हर प्लेस में 2 एरिया इंक्रीज होंगे. तो टोटल 4 एरिया इंक्रीज हो जाएगा. और हर एरिया 5 by 5 का है तो 25 इंक्रीज होगा. हमें बोल रहा है फाइंड परसेंटेज इंक्रीज. तो हमें इनिशियल एरिया भी चाहिए. वी नीड इनिशियल एरिया. तो इनिशियल एरिया क्या होता है, 2 लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ. यही तो होगा इनिशियल एरिया. इस ब्रिक का क्या होगा, लेंथ ब्रेथ ब्रेथ हाइट HL 2. दिस इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड. वैल्यू पुट कर लेते हैं. ट्वाइस 20 into 5 plus 5 into 5 plus 20 into 5, right? This will be 100, 200, 25, 450. So initial area 450 centimeter square. Percentage increase. तो देखो 100 इंक्रीज आउट ऑफ 450 into 100. तो हो गया 5 9 जा 5 2 जा 200 by 9% का इंक्रीज. या मैं कह सकता हूं 22 whole 2 by 9%.
22 होल 2/9, बी विल बी द करेक्ट आंसर। आप सभी जब इस वीडियो को कंप्लीट कर लो तो मुझे बताना क्लास के एंड में कमेंट में कि आपके कितने क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट में सही हुए और कितने क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो गई या और कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है जिससे कि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मतलब आपको और क्लासेस चाहिए सो दैट आई विल कवर ऑल द जो आपको चीजें नहीं समझ में आई, जो कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आया, इफ यू नीड आई कैन मेक अ वीडियो ऑन दैट एज वेल। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखते हैं। वन ऑफ द एंगल ऑफ ए rhombus इज 120 डिग्री, द रेशियो ऑफ द लॉन्गर एंड द शॉर्टर डायगोनल ऑफ द rhombus इज। देखो बच्चा, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर्टी ऑफ rhombus क्या होती है? Rhombus is a figure in which all the sides are equal and opposite angles are also equal. Diagonal are perpendicular, bisector of each other. Properties of rhombus is कि भाई सारी साइड इक्वल, मान लो ये आपका rhombus है ABCD और ये हमारा एक डायगोनल है, दिस इज अवर अनदर डायगोनल, लेट्स से दे कट एट O पॉइंट। तो यहां पर जो मेन प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि डायगोनल जो होते हैं वो एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये लेंथ इसके बराबर, दिस लेंथ इक्वल टू दिस लेंथ, और अपोजिट एंगल इक्वल। हमको बोल रहा है एक एंगल 120, मतलब दिस इंटायर एंगल इज 120 डिग्री, तो दिस विल ऑल्सो बी 120 डिग्री। अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, सेम वे दिस एंगल एंड दिस एंगल विल ऑल्सो बी इक्वल। अब मैं इसको सबको सम करता हूं, 120 मान लो ये थीटा, ये भी थीटा, प्लस 120, 120 प्लस थीटा प्लस 120 प्लस थीटा विल बी 360, तो 2 थीटा विल बी 120, थीटा विल बी 60। अब ये हो गया हमारा 60 डिग्री, दिस एंगल विल बी 60 डिग्री, राइट। नाउ हमें कुछ और तो दिया नहीं है, अब हम क्या करेंगे नाउ, एक और इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि डायगोनल एक दूसरे डायगोनल जो एंगल होता है बेस एंगल उसको बाइसेक्ट करते हैं इक्वली। मतलब कि अगर ये पूरा एंगल 60 है, दिस विल बी 30 एंड दिस विल बी 60, दिस विल बी 90। तो अब हम इसी फिगर को लेते हैं और इससे मेरा क्वेश्चन हो जाएगा, बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट रेशियो ऑफ लॉन्गर एंड स्मॉलर डायगोनल। तो अगर ये पूरा डायगोनल D1 है तो ये हाफ D1 हो जाएगा, ये पूरा डायगोनल D2 है तो ये हाफ D2 हो जाएगा। तो मतलब अगर मैं इन्हीं दोनों का रेशियो निकालूं तो मेरा क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि ये आधे आधे हैं टोटल डायगोनल के। तो मैं इस डायग्राम को अलग से ले लेता हूं, I will consider this diagram separately. This is 90 degree, this is OAB, this is 30 degree, this is 60 degree and this is 90 degree. अगर आप ये एंगल समझ गए तो क्वेश्चन बहुत आसान है। Now, if entire diagonal is D1, so this will be D1 by 2, and if this entire diagonal is D2, this will be D2 by 2. अब मुझे D1 by D2 निकालना है, तो in this case आपको पता होना चाहिए इन राइट एंगल ट्राइंगल विद एंगल 90 60 30, डू यू नो दिस कॉन्सेप्ट? जो ये साइड्स होती है ना, ये 2:√3:1 के रेशियो में होती है, राइट? ये आपको पता होना चाहिए। अब हमारे पास क्या हो गया कि 30 के आगे D2 है, 60 के आगे D1 है, तो मैं लिखूंगा 60 के अपोजिट D1 by 2, 30 के अपोजिट D2 by 2, इनका रेशियो हो गया √3/1 और ये कट गया, तो मेरे पास फाइनली आ गया D1 अपॉन D2 विल बी √3/1। दिस इज अवर आंसर, ये रूट है, दिस इज रूट, आंसर विल बी √3:1, डी विल बी द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट? डी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक नंबर सिस्टम डिविजिबिलिटी का बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। इट इज गिवन दैट A4328B is divisible by 15. What are the possible values of how many? Find the total number of distinct possible values of A plus B. तो मुझे A और B के सम की डिस्टिंक्ट वैल्यू पूछी हुई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई नंबर 15 से डिवाइड कब होगा? इसको ब्रेक करो 3 और 5 से। अगर कोई नंबर 3 से भी होता है 5 से भी होता है देन ओनली इट इज डिवाइडेड बाई 15। अगर कोई नंबर 3 से होता है 15 5 से नहीं होता तो 15 से नहीं होगा। कोई नंबर 3 से नहीं होता 5 से होता है तो ये 15 से नहीं होगा। तो 15 से डिवाइड होने की मस्ट कंडीशन है कि नंबर 3 से भी हो 5 से भी हो। अब आपको पता होगा कि p की डिविजिबिलिटी हर डिजिट पे चेक करनी पड़ती है। 5 की डिविजिबिलिटी हम केवल आखिरी नंबर पे चेक करते हैं। तो फॉर 5 डिविजिबिलिटी
लास्ट डिजिट शुड बी 0 और 5, मतलब लास्ट की डिजिट 0 या 5 हो सकती है। एक बात देखो यहां पर, हेयर ए एंड बी आर सिंगल डिजिट होल नंबर की बात कर रहा है, मतलब बोथ होल नंबर क्या होता है, जीरो भी काउंट होता है, मतलब बी का मान हम 0 ले सकते हैं, वी कैन काउंट बी का मान 5, हम बी का मान 0 भी ले सकते हैं एंड वी कैन कंसीडर बी का मान एज 5। तो मेरे पास बी की दो वैल्यू हो गई, 0 एंड 5। अच्छा, अब हम आगे देखेंगे फॉर डिविजिबिलिटी बाई 3। तो इसके लिए मुझे सबको सम करना पड़ेगा, a प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 8 प्लस बी, 8 to 10 और 7, दिस इज 17 प्लस a प्लस बी। तो अगर मैं लेता हूं b का मान 0 तो सम हो जाएगा 17 प्लस a। अब यहां से a का मान क्या होगा, देखो a कैन बी 1, अगर a 1 होगा तो 17 प्लस 1 18 जो कि 3 से हो रहा है, a कैन बी 4, a कैन बी 7। तो यहां पर 3 वैल्यू a की पॉसिबल है। अब a की 3 वैल्यू पॉसिबल, तो a प्लस b की वैल्यू क्या क्या होंगी, 1 4 एंड 7, क्योंकि b 0 है। अच्छा, अब हम लेते हैं b का वैल्यू, लेट्स से b इज 5, तो सम क्या हो गया, सम हो गया 17 22 प्लस a। तो यहां से a का मान क्या हो सकता है, 22 में 2 जोड़ दें तो 24 3 का मल्टीपल, या 5 या 8। तो यहां से 3 वैल्यू और आ गई। अब यहां पर देखो सम क्या हो सकता है a प्लस b का, इट कैन बी 2 5 7, इट कैन बी 5 5 10, इट कैन बी 8 5 13। अब देखो ये 7 यहां भी है, 7 यहां भी, तो वी विल कंसीडर ओनली वन वैल्यू। तो एक यूनिक वैल्यू ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये, फिर ये 5 वैल्यूज पॉसिबल। तो इन दिस केस आंसर विल बी 5 वैल्यू पॉसिबल। इन दिस केस टोटल वैल्यू पॉसिबल विल बी 5। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। यहां पर बच्चे लोग गलती कर देते हैं, ये 7 दो बार काउंट करते हैं और उनका आंसर 6 आ जाता है, बट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 5 वैल्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था। अ मर्चेंट बॉट 50 बुक्स एट ₹100 each. He sold n books out of these at a profit of 2n% and the remaining books at a profit of 100 minus 2n%. What are the values of the minimum and maximum profit made by the merchant? अब यहां पर हमें समझना है कि he bought how many book, वो बुक लाया है 50 बुक्स, तो हम लिखेंगे टोटल CP. Cost price of the total books is 50 into 10, 50 into 100, 5,000। टोटल खर्चा जो उसका आया 5,000। अब उसने क्या बोला है, he sold n books out of this at a profit of 2n%। तो selling price of n books, अब क्योंकि उसकी कॉस्ट प्राइस 100 है, प्रॉफिट 2n, तो इट विल बी 100 प्लस 2n। 100 होने से प्रॉफिट परसेंट हम डायरेक्ट जोड़ेंगे तो ये हमारी सेलिंग प्राइस आ गई। एंड रिमेनिंग बुक्स कितनी बचेंगी, उसकी रिमेनिंग बुक कितनी बचेंगी, क्योंकि वो टोटल बुक लाया था 50, एसपी ऑफ 50 माइनस एन बुक्स, रिमेनिंग बुक्स, वो बोल रहा है कि रिमेनिंग बुक को वो 100 माइनस 2n%, तो दिस इज 100 प्लस 100 माइनस 2n, दिस इज 200 माइनस 2n, इस सेलिंग प्राइस पर बेचता है, राइट। तो हमें प्रॉफिट कैसे आएगा, तो प्रॉफिट कितना हो सकता है इसका, देखो भाई टोटल सेलिंग प्राइस ये आप ऐड कर लो तो 300, राइट। टोटल प्रॉफिट कितना होगा इसका, टोटल प्रॉफिट कितना होगा, यहां पर n बुक्स है ना, एक बुक की सेलिंग प्राइस इतनी, तो दिस विल बी n इंटू 100 प्लस 2n प्लस 50 माइनस n इंटू 200 माइनस 2n और माइनस 5,000। दिस इज टोटल सेलिंग प्राइस माइनस 5,000 इज टोटल सीपी। हमने इसको अब इसको सिंप्लीफाई करना है, थोड़ा सा टाइम टेकन प्रोसेस होगा बट आगे आसान हो जाएगा। दिस इज 100n प्लस 2n स्क्वायर प्लस 10,000 माइनस 100n माइनस 200n माइनस प्लस 2n स्क्वायर माइनस 5,000। अब देखो बच्चा 2n स्क्वायर ये हो गया 4n स्क्वायर,
अच्छा अब देखो एन को 100n से माइनस प्लस कट गया, दिस इज -200n। अब देखो 10,000 प्लस 5,000, दिस इज द कंडीशन फॉर ओवरऑल प्रॉफिट। ठीक है, 4n² -200n प्लस 5,000, दिस इज व्हाट आवर टोटल प्रॉफिट कंडीशन। टोटल प्रॉफिट आ गया। अब आप यहां पर एक बात नोटिस करो, यू कैन सिंपली नोटिस कि हमारी जो प्रॉफिट की इक्वेशन बनी है, इट कंटेन अ क्वाड्रेटिक इन एन। तो मतलब एन के नंबर्स पर मैक्सिमम मिनिमम डिपेंड करेगा। ठीक है, एन के नंबर्स पर मैक्सिमम मिनिमम डिपेंड करेगा, राइट। एन की वैल्यू होने पर इसका मैक्सिमम मिनिमम डिफाइन करेगा। राइट। अब देखो बच्चा, यहां पर मेरे पास प्रॉफिट की जो इक्वेशन बन गई है 4n² -200, इसमें से 4 कॉमन ले लो, ये हो गया n² माइनस 50n प्लस 1250। नाउ यू कैन सी कि यार ये जो इक्वेशन बनी है ना, दिस इज ए क्वाड्रेटिक, एंड यू नो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ x इज पॉजिटिव, x² इज पॉजिटिव, इट विल गिव यू मिनिमम वैल्यू। और मिनिमम वैल्यू का लॉजिक क्या होता है? मिनिमम वैल्यू होती है 4ac माइनस b² अपॉन 4a। इसका मिनिमम वैल्यू n² माइनस 50n प्लस 1250 की मिनिमम वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। मिनिमम वैल्यू क्या होने वाली है? तो देखो 4a, a 1 है, c 1250 माइनस 50 का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 2500, ये हो जाएगा 5000, 2500 बाई 4, मतलब ये n की वैल्यू आ रही है, तो ये इस वाले फैक्टर की वैल्यू आ रही है। बल्कि एक काम करो, यहां पर बाहर 4 भी है ना, तो जब मैं प्रॉफिट का मैक्स मिनिमम वैल्यू निकालूंगा, इट विल बी 4 इंटू 2500 बाई 4, मतलब मिनिमम वैल्यू 25,100 हो गई। मिनिमम वैल्यू विल बी 2500। ये लॉजिक आपको पता ना हो तो इसको बहुत ढंग से करिएगा। मेरी बुक में इस पर बेस पूरा एक्सप्लेनेशन है, पूरा रीजनिंग है कि ये कॉन्सेप्ट कैसे बनते हैं। तो मिनिमम वैल्यू 2500 आ गई। देखो मिनिमम वैल्यू 2500 यहां पर दिख रही है, ये नहीं हो सकता। अच्छा, किसी भी ऑप्शन में मिनिमम में हमारा केवल एक वैल्यू, मिनिमम इज 2500। अब आप सोचो सर मैक्सिमम कैसे आएगा? तो बच्चा मैक्सिमम प्रॉफिट ऐसे आएगा जब आप एन को 0 कर दोगे, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रॉफिट विल बी 5000। तो मैक्सिमम 5000 जो कि मुझे दे रखा है, और मिनिमम इज दिस। दिस लॉजिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन बन जाता है, हमारे इस क्वेश्चन में प्रॉफिट इज अ क्वाड्रेटिक फंक्शन, तो क्वाड्रेटिक फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालने का ये फॉर्मूला होता है। मैंने यहां पर ये वैल्यू पुट कर दी, इससे मेरे पास आ गया 2500 बाई 4, और बाहर 4 और था, तो इस पूरे की मिनिमम वैल्यू 2500 बाई 4 इंटू 4, 2500। आंसर इज बी ऑप्शन। तो बढ़िया लॉजिक था, इस पर बेस वर्क करिए। अगर आपको इस पर बेस और काम करना, जैसे मेरी जो बुक है ना अलजेब्रा वाली सेकंड पार्ट, उसमें मैंने इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन एक जगह ही इंक्लूड किए हैं। मेरी जो बुक है उसमें टाइप वाइज क्वेश्चन है, तो मैंने इस तरह के क्वेश्चन पूरे टाइप वाइज में इंक्लूड किए। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। नाउ दिस क्वेश्चन, Mohit bought two varieties of books. Mohit bought two varieties of books A and B. Each book of variety A cost rupees 30 and each book of variety B cost rupees 40. He spent a total of rupees 720 for purchasing these books. How many different combination are possible for his purchase? तो देखो बच्चा, मान लो उसने A वैरायटी की A बुक्स ली, B वैरायटी की B बुक्स ली। A वैरायटी की कॉस्ट है 30 रुपीज, बी वैरायटी की कॉस्ट है 40 रुपीज। इस पर उसने टोटल खर्चा किया 720। आपको लग रहा होगा यहां पे 0 कट रहा है, तो इसको हो गया 3a प्लस 4b विल बी 720। दिस इज माई वन इक्वेशन। ठीक है, एंड डू यू रिमेंबर कि अगर मेरे पास केवल एक इक्वेशन आती है तो इसमें होते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन आपने पढ़ा होगा थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में। अगर मेरे पास कोई भी लीनियर इक्वेशन सिंगल आ जाती है, देयर मस्ट बी फाइनाइट इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो अब इस क्वेश्चन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, बट हमें तो पूछा है हाउ मेनी डिफरेंट कॉम्बिनेशन आर पॉसिबल फॉर हिज परचेस।
तो अब ऐसे क्वेश्चन में डिफरेंट पॉसिबल सॉल्यूशन निकालने का लॉजिक क्या होता है? देखो बच्चा, पहली बात, वो परचेज कर रहा है बुक्स, तो बुक्स का जो नंबर होता है वो फ्रैक्शन कभी नहीं हो सकता है, कभी नेगेटिव नहीं होगा, जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि वो एटलीस्ट बुक ले रहा है, वो बुक खरीद रहा है। उसने बोला है मोहित बुक बॉट 2 वैरायटीज ऑफ बुक्स ए एंड बी, तो उसने एटलीस्ट वन बुक तो ली ही होगी। इसका मतलब मेरे दिमाग में आ गया कि यार ए और बी का जो वैल्यू होगी वो होल नंबर होगी, राइट? चलो देख लेते हैं, बल्कि होल नंबर नहीं, नेचुरल नंबर होगी। हम क्या करेंगे, 3a विल बी 72 माइनस 4b, a विल बी 72 माइनस 4b बाई 3, इसको अलग कर लो, 24 माइनस 4b बाई 3, ठीक है? अब इसका मतलब b की जो वैल्यू होगी ना, b की वैल्यू 3 का मल्टीपल होगी, तो हम लेते हैं पहली वैल्यू 3। अब ये हो गया 3 1 4 20, a की वैल्यू होगी 20, b की अगली वैल्यू लो 6 8 16, b की अगली वैल्यू लो 9 लोगे तो 12, ये हो गया 12, अगली वैल्यू लो 12, तो b 12 लेने पर हो जाएगा 16 8, अगली वैल्यू 15 4, नेक्स्ट वैल्यू 18 0, तो ये वैल्यू पॉसिबल नहीं, तो मेरे पास कितनी वैल्यू आ गई, 1 2 3 4 5, देयर आर 5 वैल्यू पॉसिबल, बी विल बी द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 5 कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। इस केसेस में अभी और भी पॉसिबिलिटीज है, बट आज मैं आपको केवल इतना पार्ट बता रहा हूं, राइट? इसमें और भी कंडीशंस पॉसिबल हो सकती हैं, और भी मल्टीपल। तो यहां पर एक बात और आपको पता होनी चाहिए, ये जो वैल्यूज इंक्रीज हो रही है, आपने एक चीज नोटिस की होगी, हमारी इक्वेशन थी 30a प्लस 4b बराबर 72। आपने एक चीज नोटिस की, यहां पर b की वैल्यू देख रहे हो प्लस 3 बढ़ रही है, और a की वैल्यू यहां पर -4 हो रहा है, देख रहे हो? ये क्या लॉजिक होता है? जो a के लिए होता है वो b का कोफिशिएंट जो होगा वो हमारा a का कॉमन डिफरेंस होगा। a के लिए b का कोफिशिएंट और b के लिए a का कोफिशिएंट 3। b में देखो 3 बढ़ रहा है, b के लिए a का कोफिशिएंट और a के लिए b का कोफिशिएंट। तो यहां पे लॉजिक होता है, इसको मैं कभी किसी क्लास में और डिटेल में बता दूंगा। तो ये हो गया हमारा आज का अगला क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन आपका होमवर्क है, try this question, write its answer in the comment section. We will meet you with some more interesting concept questions in the next session. आज के लिए इतना ही, थैंक यू।